अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में हम लोग चैप्टर प्रकाश और लाइट को स्टार्ट किए थे और वहाँ हमने लाइट से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन किए थे। जैसे हमने बताया था कि लाइट क्या है। लाइट एक टाइप की एनर्जी है। उसके साथ साथ लाइट के पास वेव और पार्टिकल जैसा बिहेवियर वो शो करता है, इसलिए उसको डुअल नेचर का कहते हैं। और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज की भी बताई थी कि लाइट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और उसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद हमने लाइट का स्पीड एयर में या फिर वैक्यूम और शून्य में हमने देखा था कि उसका स्पीड कितना होता है, और ये स्पीड पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होता है। फिर लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना देखी थी, और उस फिनोमेना सबसे पहला जो था रिफ्लेक्शन, उसके बारे में बताया था, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया था। और अगर देखें आगे बढ़ा जाए तो देखा थे हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, और साथ साथ स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण के बारे में बताया था। उसके टाइप्स भी बताया था कि दो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण। और उससे रिलेटेड कुछ हमने डेफिनेशंस या टर्म्स वगैरह देखी थी, और साथ साथ हमने ये भी डिस्कशन किया था कि स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से लाइट इंसिडेंट होकर के किस साइड रिफ्लेक्ट होता है, ये सारे हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम दो रिलेशन के बारे में, एक दो टर्म के बीच में एक रिलेशन देखना जा रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि किस, ये जो स्फेरिकल मिरर है या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, ये दोनों किसी एक बड़े से स्फीयर से ही मिलके बना हुआ है। तो स्फीयर का जो सेंटर रहेगा वही उस दर्पण के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर काम करेगा, और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसके जो सरकमफ्रेंस या परिधि है उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या रहेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ध्यान रखना है, वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये बताया था फोकस, फोकस क्या होता है। तो हमने बताया था कि जब कोई पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आकर के इंसिडेंट करता है किसी पॉइंट पर, तो इंसिडेंट करने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट करता है तो जिस पॉइंट से गुजरता है उस पॉइंट को हमने फोकस कहा था। और फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस था उसको हमने क्या किया था, फोकस दूरी कहा था। तो ये फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर और फोकल लेंथ या फोकस दूरी जिसे स्मॉल एफ से दिखाएंगे, उसके बीच में रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो उस रिलेशन को देखने के लिए हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम लेते हैं, अवतल दर्पण। इस कॉनकेव मिरर में धसे हुए पोर्शन से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर था जिसमें जो धसा हुआ पोर्शन था उसमें रिफ्लेक्शन होता है, और जो उभरा हुआ पोर्शन था उस उभरे हुए पोर्शन में कोटिंग किया जाता है। कोटिंग या तो रेड लीड ऑक्साइड का किया जाता है या फिर मरकरी का कोटिंग किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन लेने के लिए हम यहाँ पर एक रे लिए हैं। रे क्या है, यहाँ पर एलएम है। एलएम एक इंसिडेंट रे, क्योंकि वो एम पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए एलएम क्या है, एक आपतित किरण है। उसके बाद हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एलएम जो रे है वो एम पॉइंट पर इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट हुआ। चूंकि ये एलएम एक पैरेलल रे था तो रिफ्लेक्ट वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो गुजरेगा उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे। तो यहाँ एफ क्या है, फोकस है। रिफ्लेक्शन को जानने के लिए हम लोग नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं, और जो नॉर्मल होता है हमने बताया था कि कोई अगर कर्व सरफेस है यानी कि स्फीयर है, तो एक स्फीयर के केस में उसका जो नॉर्मल रहता है वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो ये जो नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल जो पिंक डॉटेड लाइन है, ये नॉर्मल क्या है, सी से पास कर रहा है। अगर एफ हमारा फोकस है तो पी एफ हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा या फोकस दूरी हो जाएगा, जिसे हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। और सी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पीसी जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हिंदी में से वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे स्मॉल आर से दिखाते हैं। अगर हमारा एमसी जो था हमारा क्या था, एमसी हमारा नॉर्मल था। तो जब कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई डिनोट करते हैं, और उसे हम आपतित कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार
Mn क्या था? Mn एक रिफ्लेक्टेड रे था या फिर परावर्तित किरण था, जबकि परावर्तित किरण नॉर्मल से जो एंगल बनाता था उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर परावर्तित कोण कहते हैं। इसे आर से दिखाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन को स्टार्ट करें तो हम जानते हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ना, परावर्तन के नियम अनुसार, परावर्तन के नियमानुसार हम लोग जब परावर्तन का नियम पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि परावर्तन का दूसरा नियम है, वो बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी जो आपतित कोण है और परावर्तित कोण है ये दोनों क्या होंगे? इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा। परावर्तन के नियम से हम लोग क्या पा रहे हैं कि कोण एंगल आई और एंगल आर ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल आई को अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं एल एम सी, तुम्हारा एंगल एल एम सी ये इक्वल होंगे किसके? एंगल आर के। तो एंगल आर को लिखना है तो लिख सकते हैं सी एम एफ, तो एंगल सी एम एफ ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अब अगर आगे बढ़े तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखिएगा तो यहां पर जो ये एंगल ये क्रिएट हो रहा है, ये क्या है? ये जो एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, एक एंगल आई जिसे एल एम सी कह रहे हैं, और दूसरा एंगल ये जिसका नाम है एम सी एफ, एम सी एफ। ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एकांतर कोण है। तो अगर इसे हम लिखें कि एंगल एल एम सी ये इक्वल होगा एंगल, इस एंगल अगर नाम लिखना है तो हम इसे एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे एफ सी एम या फिर एम सी एफ, एम सी एफ। ये दोनों इक्वल कैसे हुआ? क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। इसकी वजह से ये क्या हुआ? ये दोनों इक्वल हो गया। तो यानी ये जो जब मतलब ये तीनों कोण क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया। इस कोण के इक्वल ये कोण था और इसके इक्वल ये कोण हो गया। मतलब ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। अगर रिलेशन देखेंगे तो हम लिख सकते हैं ये दोनों कोण क्या आपस में इक्वल है। यानी एंगल एम सी एफ इक्वल टू एंगल सी एम एफ, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल एंगल है। अब अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल कौन सा? एंगल एम सी एफ। अगर इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो इस ट्रायंगल में दो कोण आपस में इक्वल है, एक ये और एक ये दो कोण क्या है? आपस में इक्वल है। तो जब किसी ट्रायंगल में दो कोण आपस में इक्वल रहता है तो उसका जो ऑपोजिट साइड है यानी विपरीत का जो भुजा है वो भी क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। ये एक थ्योरम है, प्रमेय है। तो इस ट्रायंगल में एमसीएफ जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक ये कोण और दूसरा ये कोण, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो इस कोण का ऑपोजिट भुजा ये सी एफ और इस कोण का ऑपोजिट भुजा यानी एम एफ, ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो इसे हम लिखेंगे ट्रायंगल एमसीएफ में, ट्रायंगल एमसीएफ में दो कोण इक्वल है। कौन सा दो कोण? एक एमसीएफ और दूसरा सीएमएफ। ये दोनों कोण इक्वल है। तो इसलिए जो दो भुजा है, दो भुजा कौन कौन सा? एक भुजा है एमसीएफ का ऑपोजिट भुजा है एमएफ और सीएमएफ का ऑपोजिट भुजा है सीएफ। तो ये एमएफ जो होगा ये सीएफ के इक्वल होगा। यानी एमएफ बराबर सीएफ, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि एक त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर रहता है, कोई दो कोण बराबर रहता है, तो इसका ऑपोजिट भुजा भी क्या होता है? बराबर रहता है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, जैसे ये जो जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसे हम अपर्चर कहते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, अपर्चर को हम छोटा लेते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा अपर्चर लिया गया है समझाने के लिए। अगर अपर्चर को हम थोड़ा छोटा करते हैं, अपर्चर का साइज अगर ये कर दिया जाए तो जो इंसिडेंट रे है वो इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट होगा। और चूंकि ये पैरेलली है तो वो पैरेलल रे क्या होता है? हमेशा
फोकस से ही गुजरता है, तो वो इस कदर क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। तो ये हमारा एम पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा एफ तो वैसे ही रहेगा, तो एम एफ ये हो जाएगा। अगर अपार्चर को और छोटा लिया जाए, अपार्चर को और जितना छोटा कर देंगे हम, तो मेरा पैरेलल रे जो है कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पर एम पॉइंट हो जाएगा, और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गुजरेगा, मैंने ये एम एफ हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, अगर धीरे धीरे हम अपार्चर को छोटा करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपार्चर जब इतना हम स्मॉल कर देंगे कि जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे, जो मेरा इंसिडेंट रे है, वो एकदम यहाँ पर इंसिडेंट होकर जब रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट वाला जो एमएफ का जो पोर्शन है, यानी एमएफ का जो लेंथ है, जब यहाँ पर आके अपार्चर बहुत छोटा कर देंगे, इतना छोटा, तो जो इंसिडेंट रे आके यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, एम पॉइंट अब ये होगा, और रिफ्लेक्ट होकर जब यहाँ से एफ से गुजरेगा, रिफ्लेक्ट होकर एफ से गुजरने वाला है, क्योंकि जो आप लोग रे ले रहे हैं, इंसिडेंट रे, वो पैरेलल लिया जा रहा है। तो एम एफ का जो लेंथ होगा वो पी एफ के इक्वल हो जाएगा। कब? जब अपार्चर बहुत छोटा कर देंगे तब। तो उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जब अपार्चर को बहुत छोटा कर देंगे तो एम एफ का जो लेंथ है, जो एम एफ अभी इतना बड़ा है, वो एम एफ धीरे 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 एक समय ऐसा है, फिर अगले समय ये ऐसे आ जाएगा, अगले समय ऐसे आ जाएगा, ऐसे आते 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 एक समय ऐसा आएगा कि एम एफ का लेंथ पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जब अपार्चर को बहुत छोटा हो तो जो एम बिंदु है, एम पॉइंट है, वो पी के एकदम नजदीक आ जाएगा। तो एम बिंदु पी के निकट आ जाएगा, पी के निकट होगा। तो जब पी के निकट होगा तो उस केस में क्या होगा, जो एम एफ का लेंथ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। ये जो एम एफ है, ये एम एफ जब इतना नजदीक आ जाएगा तब, तो वो क्या होगा, पूरा बिल्कुल ही वो पी एफ हो जाएगा। तो एम एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो अगर इस रिलेशन को ऊपर जो हमने निकालता है उसको इक्वेशन 1 दे, एक इक्वेशन 2 दे, तो देख पा रहे हैं एम एफ का यहाँ वैल्यू सी एफ है, यहाँ पर वही एम एफ का वैल्यू क्या है, पी एफ है। तो अगर एक 1 और 2 को, दोनों को हम मिलाते हैं तो हम क्या पाएंगे, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे हम, कि सी एफ का जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा पी एफ के, इन दोनों इक्वेशन है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। अब अगर आगे देखेंगे तो आगे अगर आप देखिए, ये जो पीसी का लेंथ है, ये पीसी का लेंथ को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, कि सी एफ प्लस पी एफ, इन दोनों का लेंथ को लिख सकते हैं। जो पीसी है इसको दो भाग अगर तोड़ेंगे तो एक भाग हो जाएगा सी एफ और दूसरा भाग हो जाएगा पी एफ, यानी हम लिख सकते हैं पीसी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। तो पीसी इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। तो सी एफ क्या था, यहां देखिए इक्वेशन में वो पी एफ के इक्वल है, तो सी एफ को लिख सकते हैं पी एफ, और पी एफ का वैल्यू को वही लिख सकते हैं। तो पीसी इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ। तो पीसी इक्वल टू, जब पी एफ प्लस पी एफ जोड़ेंगे तो आएगा 2pf, और अगर हम लोग जो वहां पर हम लोगों ने लेट किया था, वहां देखिए जो पीसी था, वो पीसी हमारा क्या था, आर था, और पीएफ क्या था, हमारा एफ था। यानी पीसी इक्वल टू आर और पीएफ इक्वल टू एफ, लेकिन आगे 2 है तो हो जाएगा 2f। यानी हमारा यहां से रिलेशन आया कि R इक्वल टू 2f। ये क्या है, R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और f यानी फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है। अगर यही से हम f निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा R इक्वल टू 2f है, तो f निकालने पर क्या हो जाएगा, R/2। ये दोनों रिलेशन क्या है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, इसे याद रखिएगा। यानी इस रिलेशन से हम क्या समझ पा रहे हैं, कि हमारा जो फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट है, वो आधा है, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो क्या है, मिड पॉइंट है। यानी फोकस, जो फोकस रहेगा वो पीसी के एकदम मिड में रहेगा। यानी जितना पीसी होगा, पीसी जितना लेंथ रहेगा, पीएफ का लेंथ उसका आधा रहेगा। या अगर पीसी अगर 6 सेंटीमीटर हो तो पीएफ क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हमें ध्यान रखना है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो इमेज कैसे बनता है। तो इमेज बनाने के लिए हम कुछ रे का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किस रे का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो हम एक रे लेंगे,
वो रे क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो जब भी कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता हुआ दिखेगा हम लोग को। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरने वाला है। ये अवतल का केस हुआ। अगर उत्तल केस देखेंगे तो उत्तल केस में भी क्या होगा, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, बट असल में यहाँ तो यहाँ इस पार नहीं आ सकता, वो हमें गुजरता हुआ प्रतीत होगा। अगर उस रे को हम पीछे की तरफ थोड़ा टानेंगे तो हमको लगेगा कि वो क्या होगा, वो फोकस से गुजर रहा है। तो जो जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से समानांतर आता है या पैरेलल आता है तो वो फोकस से गुजरता है, वो अवतल के केस में, या फिर गुजरता हुआ हमें आभास होता है, वो उत्तल के केस में। दूसरा, अगर कोई लाइट जो फोकस से आ रहा है तो फोकस से आने के बाद वो हम क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इस लाइट पर हमें ध्यान रखना है, इस जो रे का जो ये कंडीशन है कि जब कोई लाइट या कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो फोकस से गुजरने के बाद क्या होता है, वो जब रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन के बाद क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाता है। उत्तल केस में वैसा ही होता है। यहाँ पर असल में तो कोई रे आएगा नहीं फोकस से, लेकिन हमें क्या होगा, आता हुआ प्रतीत होगा। हमें एक रे आता हुआ प्रतीत होगा कि वो फोकस से होकर के आ रहा है। तो लेकिन जैसे वो फोकस से होकर के आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगा या पैरेलल हो जाएगा, इससे वो पैरेलल हो जाएगा। अगर तीसरा देखेंगे अगर हम लोग, तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, किससे आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी वक्रता केंद्र से आता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपना पाथ को चेंज नहीं करता बल्कि उसी पाथ पर वापस लौट जाता है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन जाना चाहते हैं तो ये समझ सकते हैं कि हम लोग जब भी कोई रे रिफ्लेक्ट करवा रहे थे तो उसके लिए हम लोग क्या नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे। तो आने वाला जो कोण था, आने वाला जो किरण था वो नॉर्मल से इतना एंगल बना रहा था, यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण भी उतना रहता था। तो अगर इस केस में अगर हम लोग नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल भी क्या रहेगा, वो पॉइंट सी से ही गुजरेगा, सी से गुजरने वाला है। तो असल में वही लाइन है। तो आने वाला जो रे है वो क्या कर रहा है, वो 0 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, तो परावर्तन कोण भी क्या हो, 0 डिग्री होगा, इसीलिए वो पाथ को चेंज नहीं करता है बल्कि उसी रास्ते पे वापस लौट जाता है। ये उत्तल केस में, उत्तल केस में भी वैसे ही होगा। अगर कोई लाइट जो आ रहा है पॉइंट सी से, असल में तो यहाँ पर पॉइंट सी से आएगा नहीं, हमें आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। पॉइंट सी से आता हुआ क्या होगा, हमें वो प्रतीत होगा। तो अगर वो पॉइंट सी से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी पाथ पर लौट जाएगा। तो ये तीन किरण के बारे में हमें जानकारी रखनी है। कौन कौन सी किरण, पहली किरण है जो समान प्रिंसिपल अक्ष के समानांतर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। ये दोनों केस हो गया अवतल और उत्तल का। दूसरा, अगर वो फोकस से गुजर रही है तो फोकस से गुजरने के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दूसरा केस हुआ। और तीसरा केस कि अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर के आ रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ बदलता नहीं है बल्कि उसी रास्ते में वापस लौट जाता है। तो ये कुछ हमने रिलेशन देखा आर के और एफ के बीच में, और हमने ये कुछ प्रकाश का एग्जांपल लिया जो कैसे हम परावर्तन होता है। इससे अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाकर देखेंगे और वस्तु को कहाँ कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो अगर आपको कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज।